नमस्कार दोस्तों। आज हम दोबारा कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा संविधान निर्माण की कहानी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी, ये सब चीज़ों का आंसर हमने कल देखा। अब एक बार दोबारा कैसे संविधान की मांग की गई, किस किस के द्वारा की गई, ये सब हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया महात्मा गांधी ने 1922 में। उसके बाद में सन 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी और ये प्रथम पार्टी थी जिसने संविधान की मांग की थी। और इसका गठन या इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी प्रयागराज यूपी में। उसके बाद में सन 1928 में नेहरू मंडल, उसमें 11 सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण की कोशिश की थी सबसे पहले, यानी संविधान निर्माण का जो ढांचा था वो बनाया था, लेकिन असफल हुए थे इसमें। उसके बाद में लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को और 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसके बाद में MN रॉय यानी मानवेंद्र रॉय 1934 में संविधान की मांग करते हैं। उसके बाद में सन 1935 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग की। उसके बाद में सन 1938 में बेस्ट मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करने की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार को सेना की जरूरत पड़ जाती है और भारतीय सेना की जब जरूरत पड़ती है तो भारतीय सेना उनको साथ नहीं देती है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से भारतीय सेना मना कर देती है। और ब्रिटिश सरकार यानी जो चर्चिल की सरकार थी उस समय वहां पर, और लॉर्ड उस समय अपना गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था, उन्होंने हमारे संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया अस्थायी रूप से। सन 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से संविधान की मांग को स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक कहा क्रिप्स मिशन को, और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि मेरा दोस्त क्रिप्स शैतान का वकील बनकर भारत आया है, यानी शैतान यहाँ पर चर्चिल को कहा गया है। उसके बाद में 1945 में बेवल योजना आती है और उसके बाद में 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान के निर्माण किया जाता है। अब एक क्वेश्चन जो कल NTPC में पूछा गया था संविधान निर्माण से, मैंने पहले ही बोला था कि संविधान से संबंधित निर्माण संबंधित एक न एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। लगभग 90% एग्जामों में एक क्वेश्चन आता ही आता है संविधान निर्माण से। तो उसमें क्वेश्चन था कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन में था कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो बहुत सारे लड़के भीमराव अंबेडकर भी करके आए, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखना कि संविधान का जो निर्माण है वो भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया। तो फिर आंसर बनता है कैबिनेट मिशन नहीं। तो फिर संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। यानी संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। देखो संविधान का निर्माण किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा। जो डायग्राम बनाना चाहे वो डायग्राम बना सकता है, लेकिन याद रखना संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर ने भी नहीं किया और कैबिनेट मिशन योजना ने भी नहीं किया। संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने और संविधान सभा का निर्माण किया कैबिनेट मिशन ने। और एक और क्वेश्चन था जो डाउट में है,
संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए। ये भी किसने कहा? कैबिनेट मिशन ने, कि 389 सदस्य चुने जाए। किस आधार पर? 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व एक प्रतिनिधि करेगा, इस आधार पर। फिर आगे क्वेश्चन आता है कितने सदस्य थे? तो 389 थे। तो 389 यानी एक सदस्य 10 लाख पे, यानी 40 करोड़ जनसंख्या थी उस टाइम भारत की, 40 करोड़ के लगभग आंकड़ों के अनुसार। अब 389 थे, उन 389 में से ये आया था 2019 यूपीपीएससी में, 2019 यूपीपीएससी में, ये वाला 2018 यूपीपीएससी में। ध्यान देना, यूपीएससी नहीं बोल रहा हूँ, यूपीपीएससी बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन 296 सदस्य हमने लिखे थे। ये कल किसके थे? ये थे बेटा ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत। और ये थे 93 देसी रियासत। क्या है? 296। क्वेश्चन था ब्रिटिश भारत में कितने सदस्य थे, या ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुने गए? तो कितने थे? 296। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए। अब सब वहां पर ऑप्शन नंबर 1 296 थे, जबकि ब्रिटिश प्रांत से नहीं थे, ये थे ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? अब सर ये क्या है ब्रिटिश प्रांत? ये देखेंगे दोनों। तो ब्रिटिश प्रांत से थे 292 सदस्य, और 4 किससे थे? ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। आया कुछ समझ में? यानी ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य चुने गए थे, और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, जबकि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। और अब एक और क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था वो तो जो मैं कल बताना भूल गया आपको। लेकिन एक और क्वेश्चन कि ये जो 93 देशी रियासत 93 सदस्य है, ये कैसे चुने जाएंगे? तो ये थे मनोनीत। ये तो हमने कल ही चर्चा कर ली थी इस बात पे, तो कि मनोनीत होंगे। लेकिन मनोनीत कौन चुनेगा इनको? तो इनको चुनेगा राजा द्वारा चुने जाएंगे, राजाओं द्वारा, रियासतों के राजाओं द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, यानी कि 93 जो देशी रियासतों के जो मनोनीत सदस्य थे, उनका चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो ये थे देशी रियासत के राजाओं के द्वारा इनको लोकसभा में भेजा गया था, या संविधान सभा में भेजा गया था। इसके अलावा ये हमने देख लिए थे कि कौन कौन से चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। 93 देशी रियासत राजाओं द्वारा चुने गए मनोनीत थे, 296 ब्रिटिश भारत से, और 389 कुल सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से। लिखना चाहे तो लिख सकते हो। यूपीपीएससी दो 2018, ये था वो क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 93 तो देशी रियासतों से चुने गए थे बेटा मनोनीत, लेकिन जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 296 पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज क्या पढ़ना है, क्या यहाँ तक तो हमने रिवीजन किया है। जो कल पढ़ा था आपने उसका पूरा रिवीजन यहाँ तक हो जाता है। हमने संविधान सभा का निर्माण कर लिया। अब संविधान सभा किस तरह से कार्य करेगी, क्या है संविधान सभा, मतलब ये देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सभी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की
कार्य प्रणाली। ठीक है, अब ये क्या है, जो संविधान सभा है उसने किस आधार पे काम किया, क्या क्या था क्या क्या नहीं था, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो संविधान सभा ने 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया तथा उसमें 17 समितियां थी। ठीक है, लिखते हैं आगे इसी में। संविधान सभा, देखो संविधान सभा ने 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। और 17 समितियां थी, ध्यान रखना। कितनी अधिवेशन कितने थे? 12। और बैठक कितनी थी? 165। ठीक है, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, देखते हैं मैन में। तो प्रथम बैठक, प्रथम बैठक 9 दिसंबर, देखो 9 दिसंबर 1946 क्या होती है? प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बनता है? चलो अध्यक्ष बना दिया हमने। सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? अध्यक्ष थे किसके? प्रथम बैठक के। कैसे बनाई गई? क्या इनकी शकल अच्छी थी इसलिए बनाई गई? नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान की प्रथम बैठक में अध्यक्षता इस आधार पर दी गई थी कि उस समय ये सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, यानी सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। क्या ऐसा कहीं पहले भी हुआ है? भारत ने सबसे वृद्ध व्यक्ति को ही संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों बनाया? तो ऐसा आंसर आता है, विश्व में चलते हैं। अमेरिका में भी ऐसा पहले हुआ है 1787 में जब प्रथम बैठक हुई थी उनकी, तो उसमें भी वृद्ध व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था। और एक और देश आता है फ्रांस, उसमें भी यही हुआ था। ठीक है, किस आधार पर? फ्रांस तथा अमेरिका हो चुका है ऐसा पहला वहां पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या स्थायी थे? नहीं, अस्थायी। कैसे? अस्थायी। अब ये तो हमने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन क्यों आता है वहां कि प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उनको किस आधार पर चुना गया? वरिष्ठतम आधार पर, यानी वृद्ध व्यक्ति के आधार पर। ऐसा किसी देश में पहले हुआ है? हाँ हुआ है, फ्रांस और अमेरिका में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, हमको ये सब जो डेट आ रही है इन सबको क्लियर याद रखना है, यानी एक एक तारीख याद रहनी चाहिए। और तारीख याद कैसे रहेगी? जब आप लाइन से पढ़ोगे ना इनको 2-4 बार, जैसे आपने आगे पढ़ा उसके बाद में दोबारा जब आप, जैसे आपने संविधान का निर्माण पूरा पढ़ लिया, आप लास्ट में चल रहे हो कैबिनेट मिशन पे, तो एक बार मन से ही पीछे से पूरा रिविजन करो बिना देखे, तो आपको ऐसे कैसे लाइन टू लाइन याद रहने लग जाएगी, सारी चीज ऐसे कैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है,
अब चलते अपन दूसरी बैठक पर। कौन सी जगह थे अपन? पहली बैठक कर लिया अपने, प्रथम तो कर लिया, द्वितीय बैठक पे है अपन। द्वितीय बैठक कब हुई? पहली कब होती है? 9 दिसंबर 1946। कब होती है? 9 दिसंबर 1946। कौन था अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। किस अधिकार पर? वृद्ध व्यक्ति थे। कि ऐसे दूसरे देशों में हुआ है? फ्रांस और अमेरिका में हो चुका है। दूसरी बैठक कब होती है? 2 दिन बाद, 11 दिसंबर। कब होती है? 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 में। क्या होती है? 11 दिसंबर 1946। अब याद रखेंगे, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम किसने लिया कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए? और ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। बड़ा इस चीज का ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, इसको ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछे कि संविधान सभा का या संविधान सभा की बैठकों में प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनका नाम का कृपलानी आचार्य कृपलानी द्वारा इनका नाम का प्रस्ताव दिया तथा लिखो, आचार्य कृपलानी द्वारा इनके नाम का प्रस्ताव दिया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थन दिया। अब इनका नाम का अनुमोदन कौन ने किया? यानी जो दूसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946 को होती है, प्रथम बैठक 2 दिन पहले होती है 9 दिसंबर 1946 को। जो राजेंद्र प्रसाद है, इनका नाम का अनुमोदन किया था जे.बी. कृपलानी या आचार्य कृपलानी, और इनका जो समर्थन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनका समर्थन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक हुई थी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। ठीक है, कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष हमने राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। अब एक बार ले लेते हैं पूरा कार्य प्रणाली इसकी, संविधान की कार्य प्रणाली। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें 12 अधिवेशन थे, 165 बैठक थी और 17 समितियां थी। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, वरिष्ठतम के आधार पर बनाया गया। ऐसा फ्रांस और अमेरिका में हो चुका है। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उनके नाम का अनुमोदन आचार्य कृपलानी द्वारा किया गया। उनका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट।
एक बार पूरा ऐसे कैसे रिवीजन करना, सब चीज ऐसे कैसे याद हो जाएगी, बट लाइन टू लाइन रिवीजन करना है हमको हर चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे जिसे 22 जनवरी 1947 में मंजूरी दी गई। नोट लगा के लिखना। वर्तमान में उद्देश्य प्रस्ताव को, वर्तमान में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। आया कुछ समझ? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया सन 13 दिसंबर 1946 को, और वो पास हुआ कब? 22 जनवरी 1947 को। क्या लिख दिया? अच्छा, पारित लिख दिया। अरे उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, मंजूरी दी गई या पारित किया गया, वही बात है बेटा, लिखो। ठीक है, ये लो, सॉरी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया? 13 दिसंबर 1946। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। आगे क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पास किसने किया या उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव का जनक कौन कहलाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव के जनक कौन कहलाते हैं? तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाए। ठीक, लिखते हैं आगे, इसको भी लिखेंगे। और ये उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव अरे ब्रेक, एक मिनट पानी पी लेते हैं। हाँ, कौन सी जगह थे आप? तीनों बैठक हो गई। आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, नोट लगा के लिखेंगे अब 3 चीज अपन। बी एंड द संवैधानिक सलाहकार के रूप में
रूप में बी एन राव को जाना जाता है। बी एन राव को जाना जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार था बी एन राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हन राव। बेनेगल नरसिम्हन राव, बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अब क्या पढ़ा हमने? यानी कि सबसे पहले तो हमने देखा फर्स्ट बैठक होती है संविधान की। संविधान निर्माण की कहानी तो कल पढ़ी हमने, और आज संविधान निर्माण की प्रणाली पढ़ी थी हमने, कैसे कार्य किया इसने। तो सबसे पहले संविधान की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद उसके अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद में 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पारित होता है या पास होता है 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद में संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। कौन है संवैधानिक सलाहकार? बी एन राव। उसके बाद में आगे बढ़ा हमने कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक चीज और देखेंगे इसमें, एक नोट लगा के एक चीज और लिखो। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने एक भी बैठक में भाग नहीं लिया? ये पता नहीं कौन सी एग्जाम में आया, लेकिन अभी 2018 में ही शायद, हाँ 2018-17 में, 2017 जेल प्रेरी, राजस्थान जेल प्रेरी 2017 में आया था ये क्वेश्चन कि जो संविधान सभा की जो बैठक थी उनमें किस रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो लिखेंगे संविधान, देखो संविधान सभा की बैठकों में, संविधान सभा की बैठकों में किस रियासत, संविधान सभा की बैठकों में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा की बैठकों में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। लगता है पेन में स्याही बीत गई, तो पहले मैं पेन में स्याही डाल लेता हूं और 1 मिनट बस।
डाल ली। अब हम आगे हेडिंग डालेंगे दूसरी। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक मोटिवेशन आपके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, हमको वो ही करना है जो अपने पैर पीछे से पकड़ रहे हैं ना, जो हमको नीचे खींच रहे हैं ना, उनके साथ वैसा ही करना है जैसा बाली ने रावण के साथ किया था। जब बाली, आपको सुनाता हूं एक कहानी, छोटी सी है 1 मिनट की। जब बाली तपस्या कर रहा था तो रावण वहां पहुंच गया और रावण ने उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो बाली थोड़ी देर अपनी तपस्या में लीन था, लेकिन रावण ने उसके पैर पकड़ के उसको घसीटने की कोशिश की। तो बाली ने उड़ने लग गया धरती आकाश में, उड़ते उड़ते फिर बाद में जब रावण पीछे से जो पैर खींच रहा था उसका, अब वो उसका पैर को पकड़ करके बोल रहा है, हे भगवान शिव, ये पैर साला उकड़ न जाए। पहले तो वो पैर को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था और अब उसी पैर को पकड़ करके बोल रहा है कि भगवान इसका पैर उकड़ न जाए, नहीं तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। तो जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर मेरे दोस्त, इतनी मेहनत कर कि वो खुद बोले कि भगवान इसका कुछ होने जाए, नहीं तो हमारी तो नैया ही डूब जाएगी। और लाइफ में एक बात याद रखना, स्ट्रगल जिसकी जिंदगी में नहीं है ना, उसकी लाइफ ही बेकार है। स्ट्रगल ही है जो हमको आगे बढ़ाता है। और इन तूफानों से मत डरो मेरे दोस्त, ऐसे तूफान बहुत देखे हैं, बहुत आएंगे अभी। और इन तूफानों से भी कह दो कि तुम्हारी औकात नहीं है जो हमको रोक ले। और हमको भी आदत सी पड़ गई है अब तो अपने कपड़े भी तूफानों में सुखाना, तो हमको तुम क्या रोकोगे यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अंतरिम सरकार, इसका एक और नाम है अस्थायी सरकार। लिखो इसमें, यह भारत सरकार द्वारा निर्वाचित, यह भारत सरकार द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं थी। ठीक है, इसके बाद में अंतरिम सरकार की अंतरिम सरकार की अंतरिम सरकार की घोषणा अंतरिम सरकार का गठन अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में किया गया। अब क्या है अंतरिम सरकार, कौन इसके अध्यक्ष थे, कब की गई? क्वेश्चन अंतरिम सरकार से आया था कि इसकी गठन की घोषणा कब हुई, तो 2 सितंबर 1946 में इसका गठन किया गया। लेकिन 24 अगस्त 1946 को ये घोषणा की गई कि ये शपथ कब लेगी या इसका गठन कब किया जाएगा, ये घोषणा कब की, तो ये 24 अगस्त 1946 को की गई। लेकिन ये क्वेश्चन शायद कंफ्यूजन हो जाओगे आप लोग, इसलिए मैंने नहीं लिखाया कि 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई तथा इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। लेकिन हमको गठन से सही मतलब है और गठन को ही याद करना है, क्योंकि जब भी पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946। अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष थे
बेवल, लॉर्ड बेवल। और इसके उपाध्यक्ष थे, कौन थे ये? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके उपाध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरिम सरकार के उप अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। इसके अध्यक्ष बेवल थे, जो भारत में, लॉर्ड बेवल, जो भारत में 1945 में आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में अपने आता है माउंटबेटन। माउंटबेटन जो भारत विभाजन, जिसको नाम से जाना जाता है भारत विभाजन नाम से, यह था 3 जून, लिखो 3 जून 1947 में माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना क्या थी? ये योजना माउंटबेटन योजना, इसका दूसरा नाम है भारत विभाजन, भारत विभाजन योजना। कब आई? 3 जून 1947 में। इसके द्वारा, देखो, इसके द्वारा भारत तथा पाक, नल्ला, कौन? नल्ला, पाक, 2 राष्ट्र बनाए गए। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। कब आई? 3 जून 1947 को। ठीक है, इसके द्वारा क्या बनाया गया? नल्ला बनाया गया, नल्ला यानी पाकिस्तान बनाया गया। अब क्या हुआ? माउंटबेटन योजना आई, तो माउंटबेटन योजना ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बना दिए। बनाने के बाद में इन्होंने, अब भारत में कुछ तो परिवर्तन होगा, अगर भारत को विभाजन करेंगे तो पहले 389 सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या में क्या हुआ कि 389 में से 299 सदस्य, कितने? 299 सदस्य भारत में रह गए, 299 सदस्य। अगर कुछ ज्यादा लिखना चाहे तो लिख लेना 238 सदस्य ब्रिटिश भारत से तथा देशी रियासतों से 70 सदस्य। ठीक है, देशी रियासत से कितने बचे? 70 सदस्य और 238 ब्रिटिश भारत से। ठीक है, ये थी अपनी माउंटबेटन योजना। अब दूसरा टॉपिक लेके आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे समितियां, कमेटी। ठीक है, कितनी समितियां थी? तो 17 सदस्य, 17 समितियां थी। कितनी? 17। लिखो, कुल कुल 17 समितियां थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट समिति आती है प्रारूप समिति। क्या है प्रारूप समिति? क्यों इसकी स्थापना की गई? क्या जरूरत पड़ी प्रारूप समिति की? तो प्रारूप समिति के बारे में कुछ चीज हम समझते हैं, यानी कि जो मोस्ट है वो पूरी समिति हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रारूप समिति उनमें से एक अहम
समिति है, तो इसको सबसे पहले इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे हम। और इसी को ही ड्राफ्ट कमेटी तथा मसौदा समिति भी बोलते हैं इसको, मसौदा समिति। कब इसका गठन हुआ, कौन इसका अध्यक्ष था, कितने सदस्य थे, उद्देश्य क्या था, इन सब बातों की हम इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान से पढ़ना प्रारूप समिति को। आता है क्वेश्चन, बहुत सारी एग्जामों में आता है प्रारूप समिति का, इसलिए बोल रहा हूँ प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में पहले तो इसका गठन किया जाता है 29 अगस्त, प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। दूसरी चीज क्वेश्चन ये पूछा जाता है, निम्न में से प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य नहीं था, तो हमको ये भी जरूरी है कि कौन कौन से सदस्य थे। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्र, ये 7 सदस्य थे। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। अब क्वेश्चन आया ये सब पढ़ने के बाद भी, किस प्रारूप समिति का निर्माण किसने किया, प्रारूप समिति का निर्माण किसने किया, कैबिनेट मिशन ने, माउंटबेटन योजना ने, क्रिप्स मिशन ने, या फिर संविधान सभा ने। तो संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, लिख लेते हैं सारी बातों को। तो पहले इसका गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। सदस्य पहले पढ़ेंगे इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य था संवैधानिक, देखो संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव द्वारा, संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव द्वारा निर्मित संविधान के मूल पाठ पर चर्चा करने के लिए ठीक है। सदस्य कितने थे, कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। ठीक है, अब प्रारूप समिति मुझे लगता है जहां तक हमको याद ही हो गई होगी कि पहले तो इसका 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई या गठन किया गया। इसका उद्देश्य था बी.एन. राव के द्वारा निर्मित संविधान की मूल पाठ पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, अब सदस्य पढ़ना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सदस्य याद नहीं रहते, सर क्या करें, तो सदस्य याद करना जरूरी है। वही तो पढ़ना है जो दूसरों को याद नहीं होता, वही तो करना है जो दूसरे से नहीं हो पा रहा है। जब भी तो हम आगे जाएंगे। 17 लाख 20 लाख 25 लाख फॉर्म आते हैं यार, उसमें से हमको चुनना है, तो हमको कुछ तो अलग आना चाहिए।
करना ही है 7 सदस्य याद, क्योंकि क्वेश्चन आता है वहां पर कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, जब क्या करोगे आप, इसलिए याद करना जरूरी है। ठीक है, हाँ तो लिखो, पहला सदस्य था कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। दोस्त अगर समझ में आ रहा हो ना तो लाइक जरूर करना, और नहीं आ रहा हो ना तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना मेरे दोस्त। और लाइक या डिसलाइक से कुछ होता नहीं दोस्त, बस इतना सा है कि इससे हमारा हौसला बुलंद हो जाता है थोड़ा सा, कि यार हाँ बच्चे अपन को भी लाइक कर रहे हैं। ठीक है, आपसे इतना सा ही अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके पास हमारा हर मैसेज पहुंच सके। आगे हम और भी वीडियो डालेंगे, जो भी आपको समस्या है वो बताओ कमेंट में, हम वो भी आपकी समस्या सोल्व करेंगे, कोई से भी सब्जेक्ट से संबंधित, ना कि संविधान से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ऑल सब्जेक्ट, कोई सी भी सब्जेक्ट हो जिसका कोई सा टॉपिक आ रहा हो जो नहीं आ रहा हो, तो उसको स्टैटिक टाइप से 2-2, 4-4, 5-5 मिनट का बना के डाल देंगे, कैसे भी याद कराएंगे, याद जरूर करा देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कितने सदस्य थे इसमें, 7। पहला कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन थे, अध्यक्ष थे। इसको ध्यान रखना बेटा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद में आते हैं अपने कृष्णा स्वामी अयंगर। उसके बाद में आते हैं अपने गोपाला स्वामी अय्यर। वो जिसको ये कृष्ण स्वामी गोपाला स्वामी याद नहीं रहा, वो अयंगर और अय्यर कर लेना, के एम मुंशी, लेकिन याद करना जरूरी है ये के एम मुंशी। इसकी एक विशेषता ध्यान रखेंगे, एकमात्र मुस्लिम लीग का सदस्य, नहीं एकमात्र कांग्रेसी था बेटा, ये एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन था, के एम मुंशी। तो प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन था, तो के एम मुंशी। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 1947 में। उद्देश्य क्या था, तो बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर चर्चा करने के लिए इसके गठन किया गया। इसका गठन संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, दूसरा के एम मुंशी के बाद में एक आते हैं मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला ये कौन थे, ये एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो प्रारूप समिति में थे। एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे। याद कैसे करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे, दूसरे गोपाला स्वामी कृष्ण, गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद में कौन आया, के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी था। उसके बाद में मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य था। अब और कौन कौन बच रहे हैं, कितने हो गए, 5 हो गए, अपने 2 सदस्य और बचे हुए अभी, कितने, 2 सदस्य और बचे हुए हैं। अब 2 सदस्य कौन कौन थे अपने, तो देखो ये जो अब लिख रहा हूं ना, ये दोनों सदस्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 आरएस फ्री में आया था कि प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, या फिर प्रारूप समिति के वो सदस्य जिनकी प्रारूप समिति में रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, उसको भी देखेंगे कौन था कौन नहीं था। डीपी खेतान,
क्या है, लिखो इसके बारे में। टी कृष्णाचारी इनके स्थान पर आए थे। डीपी खेतान की जगह कौन आया था, टीटी कृष्णाचारी। कौन आया था, टीटी कृष्णाचारी। किसके स्थान पर आए थे, डीपी खेतान की जगह पर आए थे। डीपी खेतान को क्या हुआ, तो डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनके स्थान पर कौन आता है, टीटी कृष्णाचारी। अब सर इसको याद कैसे करेंगे, पहले वो 7 सदस्य याद नहीं हो रहे थे, तो याद रखना डी आता है अपना अल्फाबेट में 4 नंबर पे, और पी आता है अपना 16 नंबर पे, प्लस मिलाकर हो जाता है इनको 20, और 20 पे आता है अपना टी, यानी कि डीपी खेतान याद कर लो, बाकी टीटी कृष्णाचारी आपको खुद याद रह जाएगा। टीटी कृष्णाचारी आपको खुद याद रह जाएगा, आप तो डीपी याद रख लो बस, डीपी खेतान। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। याद करने की ट्रिक है ये, ना कि मैं लिख रहा हूं कुछ चीज, ठीक है। साथ में एक और था कौन, बी एल मित्र। कौन थे, बी एल मित्र। ये इनका क्या हुआ, ये 7 सदस्य थे, इनकी किसी कारणवश इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इनके स्थान पर एन माधव राव आते हैं। कौन, एन माधव राव। इनको याद कैसे करेंगे, तो लिखो बी एल मित्तल, बी एल मित्तल याद रखना। किसी, लिखो किसी कारणवश, किसी कारण इनके स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी कारणवश इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इस कारण इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बने। आया कुछ समझ में, बी एल की जगह कौन आया, एन माधव राव, और डीपी खेतान की जगह कौन आया, टीटी कृष्णाचारी। अब डीपी खेतान को तो हमने देख लिया, कैसे याद करेंगे, डी 4 पर है, पी 16 पर है, प्लस किया तो 20 हो गए, 20 पे आ गया टी पे आ गया टीटी कृष्णाचारी, और बी एल 2 पे, एल है 12 पे, बी और एल को प्लस करेंगे तो आएगा 14, यानी कि 14 पे आ गया अपने एन माधव राव। ठीक है, इसको देखो, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, बी कितने पे आता है, 2 पे, प्लस एल कितने पे आता है, 12 पे, यानी 12 2 14 पे कौन आ गया, एन माधव राव। इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं। अब एक बार वो प्रारूप समिति का पूरा विवरण करेंगे, कैसे प्रारूप समिति, क्या है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं हम। पहले प्रारूप समिति का निर्माण किया संविधान सभा के द्वारा, इसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, इसको मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इनका उद्देश्य था बी एन राव के द्वारा तैयार संवैधानिक सलाहकार बी एन राव के द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद में आगे चलते हैं, इसमें कुल 7 सदस्य थे। पहले अध्यक्ष कौन था इनका, तो भीमराव अंबेडकर एक सदस्य हो गया। दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर था, कृष्णा स्वामी अय्यर था। तीसरा के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य था ये, जो प्रारूप समिति में था। उसके बाद में आते मोहम्मद सादुल्लाह, ये भी एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे।
इसके बाद में डीपी खेतान, और इनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर आता है टीटी कृष्णाचारी, और इनके बाद में एक और है बीएल मित्र। उनकी भी किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनके स्थान पर एन माधवराव आते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, प्रारूप समिति को इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि प्रारूप समिति बहुत ज्यादा मोस्ट है। 17 समिति है जिनमें सबसे मोस्ट समिति यही है, प्रारूप समिति। और इसी प्रारूप समिति के कारण ही भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अहम समिति थी प्रारूप समिति, और इसका अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर। तो इसी कारण से संविधान का शिल्पीकार, वास्तुकार या फिर जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ठीक है, अब जो छोटी मोटी समिति बची है उनको देख लेते हैं, और कौन कौन सी है, उनका अध्यक्ष कौन है। तो कुछ मोस्ट लिख लेते हैं, सभी दोस्त लिखेंगे यहाँ से, ये ध्यान रखना बस। एक भी समिति अपनी बदनी नहीं चाहिए जो मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, और प्रारूप समिति को इम्पोर्टेंट टिक कर लेना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके कौन है? संघ शक्ति समिति क्या है? इनके 4 लिखा देता हूं, पहले 4 को ही वो बता, 3-4 लिखा देता हूं और एक बार में मैं। संघ संविधान समिति, इसके कौन है? तो इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद में एक को लिखते हैं राज्य समिति, मैं प्रांत नहीं बोल रहा बेटा, राज्य बोल रहा हूं, राज्य समिति, इसके भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इसके बाद में एक और ले लेते हैं वार्ता समिति, इसके कौन है? तो इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, कौन है इन सबके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखो, चारों समितियों के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में एक और आती है, लाइन टू लाइन लिख दो, 2 दूसरी है, ये तीसरी नंबर की है, ये चौथी है, ये 5वीं है। 6 सलाहकार समिति, कौन सी? सलाहकार समिति। तो सलाहकार समिति, अब यहां से ध्यान रखेंगे, संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव था, लेकिन संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव था, लेकिन सलाहकार समिति यानी सलाहकार कमेटी की जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रांतीय समिति, अब लिखिए मैंने प्रांतीय समिति। ध्यान रखना बेटा, राज्य समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन प्रांतीय समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इंपोर्टेंट कर लेना प्रांतीय समिति को, बहुत बात पूछी गई है ये भी। इसके बाद में 8 में लिखना मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। तो इनका कौन है बेटा? इनका भी ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। चारों के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन? इन तीनों के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद करना जरूरी है। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये आपका क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है, हिस्ट्री में आता है। कब दी गई थी? तो 1926 में बारदोली के आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने महिलाओं से कहा था, और महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी सरदार की। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। इनको साल भी दी गई थी वहां पर, ध्यान रखना। तो संघ शक्ति
संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, वार्ता समिति जवाहरलाल नेहरू, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक एक चीज याद रखना, एक एक चीज याद करना जरूरी है। जैसे आप 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, एक बार में याद नहीं रहती बेटा कोई भी चीज। और कोई भगवान नहीं है जिसको ये एक बार में याद रह जाती है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं इनके इसके मेमोरी बहुत ज्यादा, मेमोरी नहीं होती बेटा, वो आप पे है, आप कब तक रिफ्रेश करते हो। आप चाहे तो आईफोन का टैबलेट लेके आओ या फिर दूसरा लेके आओ, लेकिन बेटा अगर उसमें आप उसमें डाटा दिए जाओगे अगर उसको रिफ्रेश नहीं करोगे तो वो खराब ही होगा। तो इसको आप बार बार रिफ्रेश करना, अपने दिमाग में याद रह जाएगी। बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं टिकते नहीं, और मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें भी प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, सलाहकार समिति, ये ध्यान रखना। और 2-4 और समिति में लिखा देता हूँ आपको। एक इस समिति में बहुत ज्यादा डाउट रहता है, कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे कौन? के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी किससे थे? कांग्रेसी थे बेटा। किसमें? ये प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी थे के.एम. मुंशी। अरे याद करा दूंगा, गारंटी है मेरी। बीच बीच में जो भी आएगा सारे के नाम लेंगे। मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के थे, प्रारूप समिति में थे, 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे उसके। लेकिन याद रखना के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के थे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, संचालन समिति, इसमें होता है बहुत ज्यादा डाउट। संचालन समिति, अब इसको इंपोर्टेंट टिक करेंगे अपन, इंपोर्टेंट। लेकिन अगर आपने कार्य संचालन समिति और संचालन समिति एक कर दी तो निश्चित रूप से आपका आंसर गलत होगा। जबकि संचालन समिति के थे राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के थे के.एम. मुंशी, जो कांग्रेसी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में एक आती है बेटा झंडा समिति। और झंडा समिति का है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। लेकिन इसमें भी कई जगह राजेंद्र प्रसाद मिलता है, तो इसमें भी डाउट है कि राजेंद्र प्रसाद है या जे.बी. कृपलानी है। तो बहुत सारी बुकों में जे.बी. कृपलानी दे रखा है, तो मैंने आपको जे.बी. कृपलानी लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन झंडा समिति मुझे कहीं भी नहीं मिली। जबकि किसी एक अनुभवी जो मेरे दोस्त है उससे मैंने पूछा तो उसने भी यही बताया कि जे.बी. कृपलानी इसका आंसर है। तो इसीलिए मैं आपको भी जे.बी. कृपलानी लगा रहा हूँ। जबकि नेट पे भी सर्च किया तो उस पर भी जे.बी. कृपलानी आ रहे हैं। लेकिन किसी अगर जे.बी. कृपलानी अगर नहीं होता है उसमें ऑप्शन में, तो ध्यान रखना राजेंद्र प्रसाद करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, इंपोर्टेंट लिख लेना, इसको भी इंपोर्टेंट टिक कर लेना। और अगर किसी भाई को मिले तो बोलना जरूर कि कमेंट में बताना कि इसका सही आंसर क्या था। ठीक है, ये हो गई अपनी समितियां। क्या हो गई अपनी समितियां। यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया अपनी समितियां। अब आगे हम कल पढ़ेंगे, जो आगे का जो चैप्टर है उसको कल शुरू करेंगे, सुबह 8 या 9 बजे के समथिंग शुरू कर देंगे हम। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। हाँ मानता हूँ आया हूँ शुरू में, हाँ मानते हैं आए हैं हम अभी, लेकिन मेहनत इतनी ही करेंगे मेरे दोस्त। डरना मत, मेहनत करनी है और लगना है, और किसी भी कंडीशन पे लगना है। अरे क्या बचा है अब, अरे बचा क्या है अब, सब कुछ तो खो दिया। अब मत डर खोने से, अब कुछ भी नहीं है तेरे पास, अब तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।